डोनाल्ड ट्रंप 23 इलेक्टोरल वोट पर आगे। इंडियाना केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोट में आगे चल रही हैं। वर्मोंट में कमला हैरिस आगे हैं। जॉर्जिया में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अगर वोट के लिहाज से देखा जाए तो कमला हैरिस को 45 लाख वोट मिले हैं अब तक। स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। यह बहुत खास बात है। 11 लाख वोटों का अंतर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इस वक्त नजर आ रहा है। कमला हैरिस को 45 लाख, डोनाल्ड ट्रंप को 56 लाख वोट अब तक हासिल हो चुके हैं। यानी पलड़ा यहां पर देव कार्लेकर साहब, आपकी पार्टी का दबदबा जो है वो नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। देव कार्लेकर साहब से ही ये सवाल इसलिए होगा क्योंकि इस वक्त जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें वोट के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्जिया और इंडियाना में वोटिंग खत्म हो गई है। बहुत तेजी से अपडेट्स इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। केंटकी, वर्जीनिया में वोटिंग खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर आ रही है। स्विंग स्टेट जॉर्जिया में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। ये हमें अपडेट मिल रही है। वर्मोंट से खबर जो है वो कमला हैरिस के पक्ष में है। वर्मोंट में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। यूएस के 10 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है और ये आंकड़े इस वक्त के जो ताजा आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देव कार्लेकर से आपके पास जल्दी से आइए। अब देव कार्लेकर साहब, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। किस तरह से देखते हैं इन शुरुआती रुझानों को और वोट के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं? क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आपके हिसाब से जाता हुआ नजर आया? समीर, सबसे पहली बात धन्यवाद समीर और रवि, आपने टीवी 9 मंच पे आमंत्रित किया। आपने बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन को कवर किया। अब तक इलेक्शन का रुझान अब तक तो ट्रंप जी के फेवर में है। फाइनल विक्ट्री इट्स टू अर्ली टू से। 7 जो बैटल ग्राउंड स्टेट है जिसको पर्पल स्टेट भी कहते हैं, इनका जो इलेक्टोरल वोट्स है 93 वोट्स होते हैं उसमें से, जैसे एरिजोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। तो यहाँ पे ट्रंप साहब ने डेरा डाल के रखे हैं पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में। बोथ द स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स है। यहीं पे बटलर काउंटी में उन पे असैसिनेशन का अटैक भी हुआ था। मिशिगन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है those who are coming from Middle East countries, वो खुश नहीं है जिस हिसाब से पैलेस्टाइन इजराइल वॉर हैंडल कर रहे हैं बाइडेन जी और कमला हैरिस जी। और वो बड़ा तबका लुकिंग फॉर, बिकॉज इन हिज फर्स्ट टर्म ट्रंप साहब ने बड़े सक्सेसफुली वॉर को अवॉइड किए थे एंड ही ब्रिंग्स द मीडिएशन। तो ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, यहाँ पे जिसकी जीत होगी, जो ज्यादा यहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स लेके आएगा वो जीतेगा। रही बात मुद्दों की, जो इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं, आप क्राइम रेट देखिएगा, एनर्जी प्राइस देखिएगा, फूड प्राइस देखिएगा, गैस प्राइस देखिएगा, राइजिंग हाउसिंग प्राइस देखिएगा, इंटरेस्ट रेट देखिएगा, जिस हिसाब से आपने इलीगल इमिग्रेशन, असाइलम सीकर्स की 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे ओपन बॉर्डर से आए हैं। आज की बात है 3,20,000 बच्चे जो कि असाइलम सीकर्स थे, दे वेंट मिसिंग इन एक्शन। किसमें उसमें से सेक्स ट्रैफिक में जाएंगे, फोर्स लेबर्स में जाएंगे, पता नहीं, हाथ खड़े कर दिए। आज की न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। तो इट्स ऑल इन केओस। तो लोगों ने 4 साल का देखा है एडमिनिस्ट्रेशन कमला हैरिस का, बाइडेन साहब का। जो मुद्दे कमला हैरिस लेके आई है इलेक्शन में, वह मुद्दे वो 4 साल में कर सकती थी, राइट? और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो लोग उनको जहां भी जाएंगे, लोग उनको वही पूछ रहे हैं कि आप मुद्दे तो लेके आए हैं, लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट थे, यू वर सेकंड इन कमांड। बाइडेन और आपने क्या किया? लेकिन देव कार्लेकर साहब, एक चीज होती है कि मतदान के कुछ समय पहले, मतलब हम भारत में भी जब देखते हैं तो मतदान के कुछ समय पहले ऐसा लगता है कुछ इश्यूज आके लॉक हो जाते हैं और आखिरी वक्त में जो साइकी है वोटर की वो उसी से प्रभावित भी होती है, उसी से वो वोट भी करता है। अमेरिका में कुछ ऐसा दिखा क्या? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं जो साल भर से चलते रहते हैं, लेकिन आखिरी क्षण में जो मतदाता के दिमाग में सेट हो जाता है कि ये है और ये है और इसी में हमें चुनना है, वो कोई ऐसी चीज नजर आई है क्या इस चुनाव में? मैं रिपब्लिकन पार्टी का जो एशियन कॉकस है, आई एम पार्ट ऑफ दैट मेंबर। तो मैं अगर जो एशियन जो तबका है उनकी अगर बात करूं, नेशन वाइड एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ न्यू जर्सी,
सबसे ज्यादा एनरोलमेंट यहाँ पे दो पार्टियां होती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। भारत की ऐसा ही नहीं, 2,500 अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने चाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी खोल दी। तो बड़े बड़े तबके जो है दो है, आप इधर डेमोक्रेट पार्टी के हो या रिपब्लिकन पार्टी हो। तो सबसे जो बड़ा एशियन कॉकस है हिस्टोरिकली, जो डेमोक्रेटिक पार्टी लीनिंग है, वो अगर देखे पिछले 2.5 साल में, देयर इज अ मास माइग्रेशन ऑफ दिस एशियन हेरिटेज पीपल टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी, राइट? बिकॉज अगेन अगर आप रिपब्लिकन पार्टी देखें, उनके अगर मुद्दे देखें, दिस आर staunch patriotic as a party, right? They take pride in nationalism. They take pride in make America great again. उनका जो मगा जो कंसेप्ट है, right? वो इनकरेज नहीं करते कि भाई इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दे। आप लाइन पे आए, लीगल इमिग्रेशन, दैट्स द इथॉस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, बाइडेन साहब के पहले, he did not take the country for any war, right? वो कहते कि भाई दिस इज नॉट, हमें दूसरों के इसमें टांग नहीं डालनी है, हम हमारे देश के प्रति हम समर्पित है और देश को हम ग्रेट बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने कि फोकस देश पे दिया, इसके लिए देश की तरक्की। तो आप कह रहे हैं कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, अगर मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश करूं, दे आर बिजनेस फ्रेंडली। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म क्या वाकई में एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया आखिर में आते आते? नेशनलिज्म इज हार्टलाइन। आप भारत में भी देखिएगा, अमेरिका में भी देखिएगा, नेशनलिज्म, पीपल टेक प्राइड, आई टेक प्राइड इन बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। हमारी 28 ट्रिलियन की जीडीपी है, राइट? बट एट द सेम टाइम लोग देख रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से आप फ्री हैंडआउट दे रहे हो, अज़लम सिकर्स को लेके आ रहे हो, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन वॉर में खर्च कर रहे हो, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर में खर्च कर रहे हो, एंड देयर इज नो एंड टू इट। तो हमारे पास में 36 ट्रिलियन का डेट है। हर 100 दिन में हम 1 ट्रिलियन का डेट हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं, जी। ये हैंडआउट जा रहा है सबको। तो लोग तंग आ गए हैं कि देयर इज नो कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ऑफ बाइडेन एंड कमला हैरिस गवर्नमेंट, और इसीलिए लोगों का रुझान, बिकॉज दे हैव सीन ट्रम्प साहब। ऐसे नहीं कि ट्रम्प साहब को नहीं देखे, उन्होंने देखे कि इस बंदे ने, ही इज अ ग्रेट एग्जीक्यूटर, ही इज अ ग्रेट एज अ कंपनी चला, अनुभव है कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी लाना है। ठीक है, बिल्कुल। देव कार्लेकर साहब बने रहे आप हमारे साथ। तो जो डेमोक्रेट्स हैं या फिर रिपब्लिकन्स हैं, उनका रुख क्या है इन चुनावों को लेकर, उनके विचार क्या हैं, और वो जो सपोर्ट जिन मुद्दों पर कर रहे हैं वो कितनी अहमियत रखते हैं, इन सब पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ शिकागो से वंदना जी भी मौजूद हैं, न्यू जर्सी से कार्लेकर साहब को आप सुन ही रहे थे, स्टूडियो में भी तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक अहम खबर आ रही है, 6 राज्यों में वोटिंग जल्द खत्म होगी, 10 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये एक और अपडेट आपको दे दें, 10 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है अमेरिका के, और 6 राज्यों में जल्द ही वोटिंग खत्म होगी। वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना जी, जो बाइडेन के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर थी, क्या उसको भुनाने में बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हुए दिखते हैं? क्या अगर पुनः पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जिन मुद्दों को रेस किया, जो इश्यूज उठाए, उनको एनालाइज किया जाए, तो लगता है आपको ऐसा, या फिर कमला हैरिस के आने के बाद वो सत्ता विरोधी लहर, उसे बहुत हद तक खत्म करने में कामयाब रहे डेमोक्रेट्स? देखिए, एक बात, अभी देव भाई साहब नमस्कार, गुड टू सी यू। मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो ये बात मुद्दा नहीं उठाया अभी तक किसी ने, क्राइम रेट अमेरिका में इतना बढ़ चुका है कि आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने मेन स्टोर्स हैं, आपको न्यूज जाती होगी, हैं जहां पे उन लोगों ने प्राइस गॉजिंग कर करके हमारे लोगों को, जब भारतीय लोग हैं, 60% स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जिसको हम डेली स्टोर्स बोलते हैं, 7-Eleven बोलते हैं, इट्स ओन्ड बाय आवर ओन इंडियन पीपल। और वहाँ रोज जो है, अभी फेडरल केसेस चल रहे हैं क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। जनवरी के महीने में 250 स्टोर शिकागो लैंड में लूटे गए, 250 स्टोर्स, एंड द पुलिस इज नॉट डूइंग, लॉ एनफोर्समेंट इज नॉट एबल टू डू। आप सिर्फ बुलाते हैं उनको, तो देन फेड ने ये केस को लिया, फेड मींस फेडरल जो पुलिस है, उसने FBI वगैरह, तो दे आर ट्राइंग टू इंक्वायर इट। सो ये भी हम लोग, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और ये जो देव भाई साहब ने ये बात कही है, ये सब लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग पीपल
इन दिस कंट्री, हम सबसे ज्यादा टैक्स इसमें जहां देते हैं, तो हमको क्या चाहिए? जो लोग दूसरे मुल्क को आते जा रहे हैं उनको सारी फैसिलिटीज आप देते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अफसोस होता है कि मैं ये सिटीजनशिप रिवोक करके क्या मैक्सिको से बॉर्डर टाप के आ जाती तो कितना अच्छा होता। मुझे फर्स्ट क्लास होटल में रहने को मिलता, खाना मिलता, फूड का कार्ड मिलता, मेडिकल मिलता। नहीं तो वंदना जी, सवाल उठता है क्यों देख रहे हैं क्यों क्यों ऐसा क्यों? इसका क्या राजनीतिक लाभ है किसी को, अगर वो वोटर भी नहीं है तो? नहीं वोटर। और आपको एक बात और बताऊं, हमें यहाँ कहीं पे भी जाने के लिए आईडी की जरूरत होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा कुछ नहीं होगा कि मैं यहाँ वोट देने गई, हमको आईडी नहीं मांगी जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन दैट? इट इज जस्ट अ ट्रस्ट। मेरे सामने मैं किसी को लेकर गई, उसने बोला आप सिटीजन है, अगर वो बोल देगा नहीं है तो क्या करेंगे वो? ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और मैं देख रहा हूं देव कार्लेकर साहब भी अपना हैंड रेस कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। कल ही हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि कई जगहों पर तो वोटर जब वोट देने के लिए जा रहा है अमेरिका में तो आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर इसकी जरूरत ही नहीं है, आईडी कार्ड की जरूरत नहीं। आप जाइए, आईडी कार्ड, दिस इज वोटर आईडी मांग ही नहीं सकते, वोटर आईडी मांग ही नहीं सकते, मतलब बिना आईडी कार्ड के आइए और वोट दे दीजिए। देव कार्लेकर साहब, वंदना जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, ये हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतीयों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात। बिल्कुल, ये जरूर चौंकाने वाली बात है। यहाँ पे 50 राज्य है, 50 राज्यों में से 15 राज्य ऐसे हैं, हाँ, जैसे अलास्का, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, आयोवा, नॉर्थ डकोटा, यूटा, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया और वायोमिंग, जहां पे आपको किसी भी प्रकार का आईडी की जरूरत नहीं है। यस। बाकी जो 35 राज्य है, इसमें से बहुत सारे राज्यों में फोटो आईडी की जरूरत ही नहीं है। वो जाके आपको नाम पूछेंगे, आप देव कार्लेकर है, मैं बोलूंगा हाँ, चलो जाके वोट दो। तो ये बहुत बड़ा नहीं तो फिर अंतर कैसे होगा कि कौन नागरिक है, कौन नहीं है, कौन वोटर है, कौन नहीं है? ये तो बहुत अजीब सिचुएशन है। फर्क कैसे होगा, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई लीगली नागरिक है, कोई इलीगल यहां आया हुआ है? बहुत बार होता है ऐसे कि अगर आप समीर अब्बास है, आपके नाम से कोई और जाके वोट देके आ गया, बिकॉज आपने कह लिया हम समीर अब्बास है, ना आपका कागज पर्चा चेक किया, आप जाके वोट देके आ गए। ये बहुत बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे लोगों ने पीआईएल भी डाली है, और इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बिकॉज़ सही बात है। इसीलिए बार-बार बातें जो जरूर होती हैं बदलावों की, बार-बार प्रपोजल्स आते हैं इसे लेकर कि प्रोसेस में बदलाव की जरूरत है, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया है अभी तक। और इस बीच देखिए, वोटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का संदेश आ गया है। ट्रंप ने कहा, हाय रिपब्लिकन्स, आप लाइन में हैं, लाइन में रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने यह संदेश दिया है, यानी वोटर्स को वोट के लिए कतार में लगना है। अगर आपको अमेरिका में बदलाव चाहिए तो यह मैसेज डोनाल्ड ट्रंप देने की कर रहे हैं कोशिश। देव साहब, किस तरह से देखा जाए इस संदेश को? मेरी वैयक्तिक राय पूछे तो ये इलेक्शन में एक होता है परसेंटेज ऑफ वोट। ये मेरा 7वां इलेक्शन जो मैं देख रहा हूं, और अब तक का आप देखें इलेक्शन के रुझान में 50% से 60% तक लोग इलेक्शन जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो देते हैं। 2020 में पहली बार यह आंकड़ा 66% तक गया था, 66%। तो जितना ज्यादा वोट होगा मेरे हिसाब से ये डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट होगा। दूसरी बात, इन माय ओपिनियन दिस इलेक्शन वुमेन्स वोट्स विल बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। महिलाओं का जो वोट है वो सबसे बड़ा अहमियत रखता है। आप देखेंगे तो वेरियस दिस कॉजेज, जैसे आप देखें फूड प्राइसेस है, गैस प्राइसेस है, हाउसिंग प्राइसेस है, ये महिलाएं मैनेज करती है। हाउस होल्ड, मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का भी घर हो, वुमन हैज द फाइनल से। और ये महिलाएं बड़ी झूंझ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन 7% तक चला गया था, विच इज हिस्टोरिकली एंड एस्ट्रोनॉमिकली हाई, और बाइडेन एंड कमला हैरिस वर अ टोटल फेलियर। तो पूरी महिलाएं त्रस्त है, इंक्लूडिंग माय वाइफ। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं देव कार्लेकर जी, उस पर दीपक बोरा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। ये इन्फ्लेशन जो है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाया बोरा साहब आपके हिसाब से? क्योंकि महंगाई का जिक्र लगातार हुआ है इन चुनावों में, लेकिन क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिकी वोटर्स वोट करेंगे? बेरोजगारी,
एक और बड़ी समस्या, बेरोजगारी के आंकड़े जारी होते हैं तो पूरी दुनिया में एक तरह का हाहाकार मच जाता है। जो शेयर बाजार है वो ताबड़तोड़ तरीके से गिरना शुरू हो जाती है। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे क्या बन पाए? और ये जो बाइडेन की सरकार के खिलाफ गए, एक सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाब हुए क्या? वोरा साहब, ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। अभी बताया गया कि अमेरिकन वोटर आईडी की जरूरत नहीं पड़ती जब आप वोट करने जाते हैं। मैं आपको राय ये देना चाहता हूँ, फ्रांसिस फुकुयामा मेरे प्रोफेसर होते थे अमेरिका में, जापानीज अमेरिकन। आप उनकी किताब पढ़िए, ट्रस्ट, भरोसा। अमेरिकन सोसाइटी की जब शुरुआत हुई थी, इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वो लेगेसी चलती जा रही है। दूसरा, आपने इन्फ्लेशन की बात की। सर, मुझे लगता है कि जो प्रीवियस रेजीम अभी जो थी बाइडेन साहब और मैडम कमला हैरिस की जो रेजीम थी, उन्होंने कोशिश की है टू क्रिएट ए चाइना विद इन अमेरिका। जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, हमको बताया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी, सब बेकार है। मेन चीज़ ये होती है कि आपकी लेबर कॉस्ट क्या है। अब न्यूयॉर्क स्टेट में $16 मिनिमम है पर आवर। कौन, आप किस तरह से कंपेटिटिव हो सकते हैं जब चीन में 2 सेंट मिलते हैं पर आवर, भारत में शायद $1 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पे $16। तो इलीगल इमिग्रेंट लाओ जो $16 में काम नहीं करेगा, $1 में काम करेगा, $2 में काम करेगा, आप अपनी फैक्ट्रीज वापस लाएंगे चाइना से, आपको चीप लेबर मिलेगी। लेकिन उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, क्राइम बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, बच्चों को अबैंडन किया, ये सारे कारण हैं। और इन्फ्लेशन का मेन कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। आप लोग नहीं कर पाते अपने देश में, बट आप सोशल बेनिफिट्स लोगों को दे ही जाएंगे। लॉट्स ऑफ मनी चेसिंग, रनिंग आफ्टर वेरी लिटिल गुड्स, प्राइसेस अपने आप बढ़ेंगी। ये सारे इश्यूज हैं। भारद्वाज सर, अब जरा एक चीज करते हैं। एक जो बात छूटी थी पीछे, मैं चाह रहा हूं आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो बात हो रही थी कि अमेरिकन नेशनलिज्म की, और वो एक ऐसा फैक्टर बना है ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका की राजनीति में, जिसने लोगों को एक तरीके से वोट बैंक की तरह क्रिएट किया है। अब भारत में जब हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की बात करते हैं तो कई सारे इमोशंस होते हैं जो वोटर को उस तरफ ले जाते हैं। अमेरिका में क्या है ये? अमेरिका के लिए राष्ट्रवाद क्या है? भारत के राष्ट्रवाद की जब बात करते हो तो उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ जाता है। पाकिस्तान के इशू पे ही राष्ट्रवाद के इशू को डिफाइन करने की कोशिश की जाती है। राष्ट्र प्रथम का नारा दिया जाता है। अमेरिका, जहां एक बहुत ही लिबरल फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पर राष्ट्रवाद का मतलब क्या? देखिए, अगर आप भारत के संदर्भ में समझते हैं तो भारत ने कभी भी, देखिए, समावेशी राष्ट्रवाद भारत का हमेशा रहा है। और उस समावेशी राष्ट्रवाद में हम बहुत कुछ हद तक पूरे क्षेत्र को लेते हैं। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी चाहूंगा, बस ऐड कर रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो ग्लोबली राइज कर रहा, मतलब आप यूरोप के देशों में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म एक ऐसा इमोशन कह लीजिए, एक ऐसा इशू जो हर देश के चुनाव में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसलिए मैंने ये सवाल नहीं, मैं उसी पे पॉइंट पे आ रहा हूं। लेकिन भारत से थोड़ा क्योंकि भारत में हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, तो नेबरहुड में हम सबको लेते हैं समावेशी। लेकिन जो दूसरे राष्ट्रवाद उभर रहे हैं, जिसमें चीन में भी राष्ट्रवाद आया, शी जिनपिंग ने उसको भुनाने की कोशिश की। अमेरिका में भी ट्रंप बेसिकली राष्ट्रवाद की अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने लेके आए। अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के बहुत हार्ड इश्यूज जो ट्रंप उसको कहते हैं, इसीलिए वो लेके आते हैं कि भाई डी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, कि अमेरिकन्स को जो ग्लोबलाइजेशन का बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा, बाकी देशों को हो रहा है, उस पर चीन को भी काउंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी इकोनॉमी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब अमेरिका ही होना चाहिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि जो क्राइम का जो बोरा साहब भी इंडिकेट कर रहे हैं कि एक क्राइम अमेरिका में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम वहाँ पे हो रहा है। उसका जो एक बड़ा फैक्टर वो इमिग्रेशन को ट्रंप जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमिग्रेशन जो हुआ है उसमें अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उसमें एक ऐड किया है, ग्रोथ किया है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए हैं। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स डेफिनेटली एक फैक्टर बना हुआ है। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट अमेरिका में पड़ रहा है और बाकी जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी, जो पॉपुलिज्म जो बढ़ रहा है, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे वो कहीं पे भी पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स आ रहा है, अमेरिका में उसका सबसे बड़ा कि रेशियल जो क्लासेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोविड-19 चला उस वक्त लॉयड का जिस तरीके से उसको निर्मम रूप से उस पर अत्याचार किए, तो एक रिफ्लेक्ट था कि जो
जो नॉन अमेरिकन है उस पर आप अत्याचार कर रहे हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वो यूरोप में भी देखने को मिला कि जो एशियंस थे उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लोगों के भले के लिए, लेकिन जो फ़ायदा मिला, बेनिफिट्स हुआ, प्रोटेक्शन मिला, वो सिर्फ यूरोपियंस को मिला। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये राष्ट्रवाद का एक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो सारे सिटीजन्स को एक मानना राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करोगे और आप क्षेत्र का डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वो सोसाइटी को पोलराइज कर रहा है। मुझे लगता है कि जो अभी जो इलेक्शन है अमेरिका में वो उसको पोलराइज कर गए कि किन वोटों को आप वोटर्स को आप रुझान कर रहे हैं। आप कमला हैरिस किन वोटर्स की तरफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही, वहीं अमेरिकन और ट्रंप ने भी अपने एक वोट बैंक बनाने का कोशिश किया और उन्होंने सीधा सीधा इंडिकेट किया, हिंदुओं को इंडिकेट किया, क्रिश्चियंस को एक वोट बैंक की तरफ रखा। दूसरा जो नॉन हिंदू नॉन क्रिश्चियंस खासकर जो मुस्लिम्स हैं उनको अपने आप से, हालांकि कोशिश उन्होंने किया कि जो मुस्लिम प्रोग्रेसिव लिबरल जो अमेरिकन फर्स्ट नीति में विश्वास करते हैं उनको अपने साथ लेने का कोशिश किया, लेकिन दूसरे जो कट्टरवादी हैं उनको डेमोक्रेट्स के आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त टैली चेंज हो गई है, अमेरिका के 16 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जो ताजा अपडेट है वो आपको दे दें। 90 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, 27 पर कमला हैरिस आगे। ये जो शुरुआती रुझान है ये और प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। यहां पर हम एक बार फिर रिपीट कर दें, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस वक्त जो शुरुआती रुझान आए हैं उनमें 27 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रही हैं कमला हैरिस, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे हैं। 90 इलेक्टोरल वोट पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और जितने वोट अभी तक काउंट किए गए हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे नजर आते हैं। वंदना जी हमारे साथ शिकागो से मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वंदना जी, ये शुरुआती रुझान जो है इन्हें आप किस तरह से देखती हैं? ये क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हुए फिलहाल दिखते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि एक बार वंदना जी आपका ऑडियो ब्रेक, बैलेट लेके गए, बोलिए बोलिए। जो आप बैलेट लेके गए, हम लोग को मिलता है ना कि आई कैन टेक द बैलेट एट होम है, और उसको अगर सबमिशन 7 बजे तक, जो भी आपका कट ऑफ टाइम है, जब तक वो आएगा, अगर वो उस समय तक आएगा तो ही वो इंक्लूड होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो ये बहुत अच्छा। नहीं तो पिछली बार आपने देखा था, क्योंकि जब रात हुई थी तब ट्रंप लीड कर रहे थे, उसके बाद जब सुबह हुआ तो तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी। तो मेल इन बैलेट कहां से इतने सारे आ गए थे? तो इस बार हम उस चीज को नहीं, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा, रिपब्लिकन पार्टी ने इस चीज को काफी सीरियसली लिया है। इन्होंने कितने सारे पोल वॉचर्स को अपॉइंट किया है, लाइक एज वॉच डॉग्स, सो दैट बेईमानी ना हो सके। सो ये भी बहुत बड़ी आपको जानने की जरूरत है। और अभी जब आप कह रहे हैं कि पोलिंग बंद हो चुकी, मैं भी क्योंकि मिडवेस्ट में रहती हूँ, इलिनॉय में, हमारे यहाँ पे भी अभी 7 बज चुके हैं, तो पोलिंग का टाइम खत्म हो चुका है। बट लेकिन जो लोग लाइन में थे, जैसे कहा गया, तो उनको नंबर दिया जाएगा, चाहे वो 8 बजे वो वोट करेंगे वहां पे। ये बात जानने की बहुत जरूरत है। अच्छा, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो थी साल 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कुछ वोट्स जो हैं वो इनके थ्रू भी डाले गए थे, ये तो इस बार है नहीं, इन्हें तो पूरी तरह से स्क्रैप किया जा ही चुका है ना वंदना जी? नहीं, अभी भी हमारे यहाँ पे जैसे कुछ काउंटीज हैं, अच्छा, उसमें पेपर बैलेट ही है। मैं कुक काउंटी में रहती हूँ, वहाँ टच स्क्रीन है। सो ये भी काउंटीज टू काउंटीज है। ओके, मतलब देयर आर स्टिल पेपर बैलेट्स अवेलेबल। सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जहां तक बात है, आज हम किसी से बात कर रहे थे तो वो बोला कि कैन वी यूएस शुड आउटसोर्स इलेक्शंस टू भारत, जहां ईवीएम से इलेक्शंस होते हैं। हमने कहा या दैल बी, और कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, आप ये देखिए। सो ये कई दिलचस्प बातें अमेरिका के जो वोटिंग सिस्टम, अमेरिका का जो वोटिंग सिस्टम है उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है, और देखिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं। और इधर देखिए एक्स पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच तकरार। आप लाइन में हैं तो बने रहें, ये कमला हैरिस ने लिखा, अपनी आवाज उठाना आपका अधिकार।
वोटिंग में परेशानी हो रही है तो मदद लें, ये कमला ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा था और कहा था कि लाइन में बने रहें, यानी अपने अपने वोटर्स को मोटिवेट करने की कोशिश लगातार चल रही है और दोनों ने अब एक्स पर एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल। और देव कारलेकर साहब हमारे साथ रवि मौजूद हैं। देव साहब ये बताइए कि ये वोटर्स को घर से निकालकर वोटिंग के लिए कतारों में लगाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्या इस बार? जिस तरह से कमला हैरिस का भी बयान आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ रहा है और एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे थे कि भाई इस बार राष्ट्रपति वही बनेगा जो अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को वोट के लिए वोटिंग लाइन में खड़ा कर पाएगा। और अभी जो बयान आ रहे हैं वो भी इससे जुदा नहीं है। माजरा क्या है देव साहब? देखिए, माजरा इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये भारत के जैसा है नहीं, आप ईवीएम मशीन पे एक क्लिक दबा लिया, अपना वोट कास्ट किया। यहाँ पे अर्ली वोटिंग होता है, मेल इन बैलेट होता है, इलेक्शन डे पे आप ईवीएम करोगे, पेपर बैलेट होता है, लास्ट डे तक आप फिर से मेल इन बैलेट कर सकते हो। तो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। यहाँ पे कम से कम 6 अलग तरीके होते हैं जिस प्रकार से आप अपना वोट दोगे और फिर वो फिजिकली कोलेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे भारत में तो आज इलेक्शन हुआ, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे पिछले बार भी आप देखेंगे कि इलेक्शन तो आज खत्म हो गया, बट अगर आप देखोगे ये चलते रहेगा। इफ इट इज अ क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन, अच्छा देव साहब, ये अगर चलेगा अंटिल दिसंबर में। फिर दिसंबर में फिर आप देखोगे इलेक्टोरल कॉलेज बैठेगा। देव साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि भारत के संदर्भ में देख लें अगर इस पैटर्न को कि वोटर आईडी की जरूरत नहीं है, या फिर आप कभी भी अपने हिसाब से टाइम के बाद भी वोट कर सकते हैं, या जिस तरह के पैटर्न ये हमारे यहाँ अगर हो जाए तो हमारे सारे मामले चुनाव के सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। यानी हर चीज हमारे यहाँ बोगस ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारे इतना फिल्टरेशन है। ईवीएम तक पहुंचना बटन दबाने के पहले जो है इतनी जांच परख है कि कोई भी एक वोट गलत ना जाए। ये बहुत बड़ा फर्क देखिए अमेरिका और भारत के चुनाव के पद्धति में से जो तरीके में नजर आ रहा है हमें। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 97 लाख वोट हासिल हो चुके हैं। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा और बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है। बहुत तेजी से अब टैली चेंज होती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती रुझान है उनमें 90 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ा फासला फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। 27 इलेक्टोरल वोट में आगे हैं कमला हैरिस। अमेरिका के 16 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट आ रही है, फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, ओक्लाहोमा में भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, मिसौरी में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 90 इलेक्टोरल वोट में आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस 27 इलेक्टोरल वोट में आगे चल रही हैं। लेकिन शुरुआती रुझानों पर अगर नजर डाली जाए तो साफ नजर आता है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए ये हैं अब तक के रुझान। एक बार जल्दी से देव कारलेकर साहब के पास चलते हैं। देव जी, ये जो रुझान होते हैं अमेरिका के अब तक के चुनाव के हिसाब से जरा अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या ये अर्ली ट्रेंड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं या बदल जाता है? आप इसको कैसे देखें, क्योंकि गैप बहुत बड़ा दिख रहा है 90-27। देखिएगा, शर्म आती कभी कभी कहने के लिए, जो इलेक्शन प्रोसेस है और जो इलेक्शन का बैलेट है वोटिंग का, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वन। जैसे एक ईवीएम पे निर्भर नहीं होता है, यहाँ पे कम से कम 6 अलग प्रकार से इलेक्शन के वोट्स काउंट होते हैं। तो इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट कि अर्ली रुझान से आप यू कैन जंप टू द कंक्लूजन। हाँ, अगर मार्जिन बहुत बड़ा है तो 9:30 बजे तक, 9, 9:30 बजे तक पता चल जाएगा इस पार या उस पार। लेकिन लॉट ऑफ इलेक्शन पंडित्स आर सेइंग कि इट्स अ वेरी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन। तो मुझे नहीं लगता अगर इलेक्शन इतना क्लोज होगा तो ना कमला हैरिस बैकआउट करेंगे ना ट्रंप बैकआउट करेंगे। वो खेलते रहेंगे और अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाएंगे टू गेट द फाइनल आउटकम, जो लास्ट टाइम भी हुआ था। राइट, यू गो टू द कोर्ट एंड यू लिटिगेट द प्रोसेस फॉर अ सिंपल रीजन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन वोट काउंटिंग। ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देयर इज नो वन साइज फिट ऑल। अलग अलग जरिए होते हैं, उस जरिए से आप मुआयना करके वो वोट काउंट करते हैं। So we are the technology superpower, but when it comes to the election, we are worse than a third world country in terms of, unfortunately counting the election. ये बहुत
बहुत ही गंभीर बात कही आपने। और इंडिया में चुनाव को लेकर जो लोग क्वेश्चन करते हैं उन और अमेरिका का एग्जांपल दिया जाता है कि बैलेट पेपर का, कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? चूंकि आपने पहले ही अपने स्टेटमेंट कहा कि एक वर्स्ट सिचुएशन है अमेरिका में वोटिंग सिस्टम को लेकर। जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे 50 राज्यों में 15 राज्यों में तो जरूरत ही नहीं है वोटर आईडी ऑफ एनी काइंड, और जो 35 राज्य है वहां पे भी फोटो आईडी की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिल लेके जाओ या कोई बिल प्रिंट करके जाओ, या फिर वहां आके आपको पूछेंगे कि भैया आप समीर अब्बास हो, आपने कह दिया हूं, तो आपको जाके वोट करने के लिए अगर आप पूछेंगे देव कार्लेकर, अगर मैंने कहा मैं हूं, तो आपको जाके करेंगे। या फिर आपको किसी का बैलेट मिल गया, कभी कभी यहाँ पे जाके लॉट ऑफ इलेक्शंस व्हाट हैपेंस, राइट, कि यहाँ पे जो नहीं, तो देव जी जो बात आप कह रहे हैं, जो प्रोसेस जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या इसके जरिए बोगस वोटिंग की भी चांसेस रहती हैं क्या? होती रहेगी, और ये होती रहेंगी, हो रही थी। जैसे हर 6 महीने में 12 महीने में जॉब के अनुसार आपका एड्रेस चेंज होते रहेगा, जॉब के अनुसार आप मूव करोगे इस राज्य से उस राज्य में, तो जो बैलेट होता है वो आपके पुराने मेल बॉक्स में आता है, बिकॉज सिस्टम अपडेट नहीं होता है। तो जो पुराना जो रेसिडेंट होगा, नॉट नेसेसरली ही शी इज अ यूएस सिटीजन, वो आपका बैलेट लेके जाके वोट करके आता है, और आप जब जाओगे तब आपको बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको फिल्टर करने का कोई तो तरीका ढूंढा होगा उन्हें, उनको भी पता होगा कि ऐसा हो सकता है। फिल्टर एक ही है, जाके वो देखेंगे समीर अब्बास ने वोट किया है तो किया है, नहीं किया तो नहीं किया है, बात खत्म। तो इट्स एन इन्विटेशन फॉर अ बिग इलेक्शन फ्रॉड, जो हर इलेक्शन साइकिल में होते रहता है। यही कह रहा हूं, बिकॉज इट्स ऑल मैन्युअल ट्रेल, और जब आप सिस्टम ड्रिवर नहीं जाओगे तो अर्थ इज ह्यूमन, जब मैनुअल ट्रेल से जाओगे तो बोगस वोटिंग भी होगी, और फिर काउंटिंग में भी बड़ी कठिनाइयां होंगी टू गिव दैट प्रिसीजन, राइट? बिकॉज़ देव कार्लेकर साहब, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ भी चुनाव जो है वो ईवीएम से होते हैं, और ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से। हर बार के चुनावों में ये तो होता ही है, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर डायरेक्ट वोटिंग मशीन्स जो हैं वो अरबों डॉलर का खर्चा करके लाई जाती हैं और फिर उन्हें स्क्रैप किया जाता है। बैलेट पेपर के जरिए ही वोटिंग हो रही है, लेकिन उसमें भी बड़े पेच हैं, लूप होल्स हैं, ये आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, इस पर थोड़ी और बात करेंगे अपने मेहमानों से भी, वो भी अपनी राय देना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप 99 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि रिपब्लिकन मेंबर जो हैं देव कार्लेकर साहब खुद ही कह रहे हैं कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, ये बहुत शुरुआती रुझान है। इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप 99 इलेक्टोरल वोट्स पर कुल आगे चल रहे हैं, और 27 इलेक्टोरल वोट्स पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की ताजा स्थिति। बिल्कुल, वेंकटेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। वेंकटेश, हम देख रहे हैं 99 वर्सेस 27, ये अर्ली ट्रेंड है, 99 और 27, कमला 27 और ट्रंप 99। और क्या अपडेट मिल रहा है शुरुआती रुझानों को लेकर, काउंटिंग को लेकर? वेंकटेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरे लिए बिल्कुल वेंकटेश, आपसे ही सवाल था, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप दर्शकों को? ओके, मेरा नाम वेंकट था, इसलिए वैसे तो अभी यहाँ पे टेक्सास में वॉच पार्टी शुरू हो गई। अभी रिपब्लिकन पार्टी का वॉच पार्टी आप देख सकते हैं पीछे, बहुत सारे रिपब्लिकन इधर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे वॉच पार्टी का जो रिजल्ट्स का सिलसिला चल रहा है, आपको देख सकते हैं 2 स्क्रीन है यहाँ पे, 2 स्क्रीन पे अभी बड़ा स्क्रीन पे वो ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ना, पूरा इलेक्शन का रिजल्ट रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर्स सब यहाँ पे देख सकते हैं। अब कोलिन काउंटी से यहाँ पे जो कांग्रेसमैन है या सेनेटर्स जो खड़े हुए इलेक्शंस पे, वो लोग यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम भी डिजाइन किया हुआ है, विक्ट्री पार्टी भी डिजाइन किया हुआ है। और अभी ऐसा नतीजा चल रहा है कि रिपब्लिकन्स का आगे बढ़ रहा है। अभी ये लोग बहुत बड़े जोश में हैं, और यहाँ पे जश्न भी होने वाला है। और डैलस में और टेक्सास में, वैसे तो अभी आपको सबको पता है टेक्सास ऑलवेज रेड स्टेट रहा, और ये कुछ नई बात नहीं होंगे इस बार, ऐसे सोचते हैं सब लोग। जी, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां से भी रिपब्लिकन्स के लिए ही खुशखबरी कही जा सकती है फिलहाल शुरुआती रुझानों में। संजय भारद्वाज जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप?
देखिए, जो आप एक डिबेट कर रहे थे डेमोक्रेसी को लेके, यहाँ पे जो एक तो होता है प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, एक होता है सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी। जहाँ तक प्रोसीजरल पार्ट की बात है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, अमेरिका में भी ये बात आ रही है कि साहब जो इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत फेयर नहीं है, बोगस वोटिंग हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। ये देखिए, एक तो मोटे तौर पे अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में जो आता है, तो ज़्यादातर दुनिया के देश डेमोक्रेसी क्रिटिक वैल्यूज़ में रिसीड कर रहे हैं। वो अमेरिका भी है, वो जापान भी है, वो बहुत सारे कंट्रीज उसमें आते हैं और डेमोक्रेसी का अलग अलग लोग दम भरते हैं। चीन भी कहता है कि हम भी डेमोक्रेसी हैं, हमारे अपने तरीके की डेमोक्रेसी, तो ये कई तरीके से कंटेस्टेड है। इसका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, वो अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है और बाकी देशों में, कि हमने क्या है वैल्यूज और गोल को डाइकोटोमाइज कर दिया और हमने कहा कि नहीं, हमको गोल चाहिए, लक्ष्य चाहिए, हमको अचीवमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शनिस्ट चाहिए, हम वैल्यूज की बात ही नहीं करते हैं। और जो चुनाव लड़ा जा रहा है अमेरिका में, वो वैल्यूज और गोल के माध्यम से लड़ा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन जो ट्रंप लड़ रहा है वो गोल्स की बात कर रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं, हार्ड इश्यूज हैं, वो सिक्योरिटी है, वो माइग्रेशन है, वो इकोनॉमी है, वो फॉरेन अफेयर्स है, वो अबॉर्शन, ये जो कोर हार्ड इश्यूज है, उसकी वजह से जनता जो अमेरिका, नहीं, मैं एक पॉइंट जो जोड़ना चाह रहा हूं कि उसकी वजह से अमेरिका की जनता ट्रंप की तरफ झुक रही है। मैं इसी सवाल पे आ रहा था, आप ही के सवाल पे, कि भाई एक तो वैल्यू और दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी के एक वैल्यूज की बात हो रही है, एक आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या समय के साथ दोनों इवॉल्व नहीं हो रहे हैं अमेरिका में, या फिर नीचे जा रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कि दोनों नीचे जा रहे हैं। सिस्टम का फ्लॉ हमने देख लिया और आप वैल्यू की बात बता ही रहे हैं। नहीं, निश्चित, देखिए, नीचे तो नीचे ही जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, लोग किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लोग गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और ट्रंप उस गोल को उसको बुना रहे हैं। वो सत्ता में आने के लिए इन हार्ड कोर जो इश्यूज हैं उनके माध्यम से जनता को, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे फाइनली जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि वैल्यूज नीचे जा रहे हैं, कि देश किधर जा रहा है, नैरो नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है लोग। और नैरो नेशनलिज्म में एक रेस की बात होती है, एक अमेरिकन की बात होती है, तो बाकी दुनिया का क्या होगा, बाकी लोग जो वहां पे रुके वो क्या होगा, उसका एडवर्स इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। तो लोग क्या है कि अभी शॉर्ट टर्म गेन की तरफ देख रहे हैं कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा सर, आप इससे कितना अग्री करते हैं? अमेरिका वो देश जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों का प्रमोटर, एडवोकेटर रहा है, और वो किस रास्ते पे जा रहा है, जैसा ही कह रहे हैं भारद्वाज सर की प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? और इसका असर क्या चुनाव पे, उसके इश्यूज पे, वोटिंग पैटर्न पे दिख रहा है आपको? मुझसे पूछा? जी जी। नहीं, डेफिनेटली देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रोटेक्शनिज्म और नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जिसका मतलब एक सीधा सीधा अगर छोटे शब्दों में बोला जाए तो अमेरिका इनवर्ड लुकिंग मान के चलिए आप। और वो जो दूसरी उनकी अप्रोच ये है कि जैसे पिछली बार उन्होंने कहा कि नेटो मेंबर से ये कहा कि वाई शुड अमेरिका, आपकी सुरक्षा के लिए अमेरिका क्यों खर्चा करे, आप भी नेटो में अपनी जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए। देखिए, इस पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर आप दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, या फिर एक आम देश की तरह आप बन जाइए, अमेरिका फर्स्ट कहिए और सिर्फ अमेरिका ही रहिए। फिर ये नहीं कहिए कि मैं एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाऊंगा और उस वर्ल्ड का जो लीडर है वो अमेरिका होगा। ये एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब वो वोटर को इस बात से असर होता है या नहीं होता, ये एक अलग बात है। वोटर के बारे में मैंने पहले भी कहा कि नॉर्मली, थियोरेटिकली, साइकोलॉजिकली वोटर को वो चीज़ें ही इफेक्ट करती होंगी या करनी चाहिए जिसका सीधा सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़े। लेकिन हमने भारत में भी देखा, ये सब मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब चीज़ें मुद्दे उठते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ दूसरे एक्सट्रेनियस इश्यूज होते हैं जो माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वोटर उस तरफ चला जाता है। राष्ट्रवाद की बात करी, अमेरिका का राष्ट्रवाद जो है वो भारत के राष्ट्रवाद से भी अलग है। भारत के राष्ट्रवाद को बहुत से लोग अक्सर आप कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक टर्म यूज करते हैं। हाँ, वो उससे जोड़ देते हैं कि हमारे राष्ट्रवादी जो हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं।
वहाँ का राष्ट्रवाद जो है वो मोस्टली जो है एंटी ग्लोबलाइजेशन, जो नेशनल इंटरनेशनल फिनोमिना है, एंटी ग्लोबलाइजेशन है, या फिर ये कि अमेरिका अपना देखे, बाकी जो उसके अलाइज हैं वो भी अपना उसमें कंट्रीब्यूट करे, और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वापस लाया जाए, तो वो ज़्यादा। क्या सर ये इस चीज़ का भी इम्पैक्ट है कि दुनिया में ग्लोबल पावर्स बढ़ रहे हैं, जैसे भारत या चाइना जैसे देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे, अपनी जगह बना रहे हैं, उसका भी एक असर है कि एक तरीके से वो रेस जो है एक तरफा थी, उसमें अब थोड़ा फर्क आ गया, उसका भी कोई इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए इस पे आपको इस तरीके से देखिए कि जब चाइना बड़ा है तो उसको बढ़ावा दिया किसने है? ये अमेरिका ने अब रियलाइज़ किया, खास तौर से कोविड के टाइम में, कि चाइना पे जो डिपेंडेंस थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है सप्लाई चेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय नैरो गेन्स देखे गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में की जाए तो सस्ती पड़ेगी, और जब बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ रहा है, कितना बुरा असर पड़ रहा है, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में सप्लाई चेन्स पे उसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है, हमने खुद रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि ठीक है, हम यहाँ भारत में अपने आप को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दुनिया की ग्लोबल फार्मेसी बताते तो ज़रूर है, लेकिन इंटरमीडिएट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं। हमारी खुद की स्मॉल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी हद तक ख़राब हुई, बिजली के बल्ब, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सब तक तो चाइना से आने लगा जी। तो जब ये चीज़ की जब रियलाइजेशन हुई कि 25-30 साल का जो हमारा हनीमून था, हमारा भी और अमेरिका ने तो शुरुआत करी थी इसकी, तो इन जब चीज़ों की रियलाइजेशन हुई कि ये बैकफायर कर रहा है, तो उस ट्रेंड को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। अब आप उसे नेशनलिज्म कह दीजिए या करेक्शन ऑफ द जो पुरानी गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारने की बात कहिए, आप कोई भी लेवल इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही है कि अमेरिका ने, जापान ने, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने सिर्फ इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि आप सस्ते में बनवा लीजिए, अपने नाम का लेबल लगाइए, उसे बेचिए, दुनिया भर में अपना अमेरिकन लेबल रहेगा, लेकिन बनेगी कहीं और से, सस्ते में पड़ेगी। बिल्कुल अचल जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, दीपक वोरा साहब भी उस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद का जिक्र हुआ, अमेरिकी राष्ट्रवाद, ये कितना बड़ा मुद्दा रहा, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध इस वक्त चल रहे हैं, अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है इन जंगों में, वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, और दोनों ही नेताओं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो अभी तक सामने आई हैं कैंपेनिंग के दौरान, उनका कितना असर पड़ा, ये मुद्दा कितना बड़ा बनता हुआ दिखा, वोरा साहब आपके हिसाब से? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका उभर के आया, बिकेम अ सुपर पावर। फिर 70 साल के अंदर सोवियत संघ टूट गया तो वो सोल सुपर पावर कहते थे। यूनिपोलर वर्ल्ड बनी, फिर बाइपोलर थी, फिर यूनिपोलर बनी, मल्टीपोलर बनी, नॉन पोलर बनी, बहुत सी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अमेरिकन को ये याद है कि हम बहुत सालों तक हम नंबर 1 थे दुनिया में, और अब जब देखते हैं कि वो मेरे हाथ से फिसलता हुआ जा रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता। एक इसमें चीज़ है, अगर मैं अमेरिकन होता सर, आज अगर मुझे वोट करना होता, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजैक्शनल है ये, उसकी 40 साल पहले किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ द डील, हर चीज़ उसके लिए एक डील है। मैं जानता हूँ वो क्या चाहता है, क्या करता है। और जो मैडम कमला हैं वो कहते हैं हर फेवरेट पेयर ऑफ शूज इज फ्लिप फ्लॉप्स, वो जो पहनते हैं बीच के ऊपर, एक दिन फ्लिप करती है, अगले दिन फ्लॉप करती है। आई डोंट नो व्हाट शी स्टैंड्स फॉर, वो अपना इरादा हमेशा बदलती रहती है। सो अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चाहिए तो शायद मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करूंगा। आई नो व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, ही लव्स अमेरिका, ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कमला का नहीं मालूम। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड में एक तरह की क्लैरिटी देखते हैं जो कमला हैरिस में नजर नहीं आती, आप ये कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाजों में अगर कहूं? 100% टोटल क्लैरिटी। मैं जानता हूं कौन है वो, कहां से आता है, क्या चाहता है, मैडम के बारे में बिल्कुल आपको यहां पर माफ कीजिएगा रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त टैली एक बार फिर चेंज हो गई है। 105 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे, 31 पर कमला हैरिस आगे, फासला अभी भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जो शुरुआती रुझान है उनमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। ये टैली आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, 105 इलेक्टोरल वोट पर डोनाल्ड ट्रंप आगे और कमला हैरिस 31 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रही हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको बता दें, जो ताजा शुरुआती रुझान हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक कमला हैरिस 31 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रही हैं और
एक और अपडेट है, इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। ट्रंप कुल 105 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस 31 इलेक्टोरल वोट्स पर आगे चल रही हैं।